आज हम पढ़ेंगे अधिगम एवं प्रेरणा। अधिगम अधिगम की भूमिका। सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का प्रत्यय। अधिगम जर्मन के लर्नर्स शब्द से बना है, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझ लेंगे। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अभ्यास एवं या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है। इससे बालक को एक नया कड़वा अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो वह उससे दूर हो जाता है, अर्थात पुराना अनुभव उसे आग को न छूना सिखा देता है। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तित करता है। अधिगम की विशेषता। प्रवर्त ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। स्किनर ने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अगला है गेट्स के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। हिलगार्ड के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। मार्गन एवं किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। पील के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसार में होता है। डेनियल बेल के अनुसार अधिगम व्यक्ति को शक्तियों तथा वातावरण की अंतक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा सुधार की अधिगम है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणामस्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। थांडाई के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजन से जोड़ने की अधिगम कहते हैं। मर्फी के अनुसार अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन होता है। प्रेसी के अनुसार सीखना उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या समायोजन होता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो के अनुसार आदतों तथा ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रॉनबेन के अनुसार सीखना अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अधिगम सीखने की विशेषताएं होती है। अधिगम में खोज करना है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है। अधिगम दो उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने अधिगम की निम्न 6 विशेषताएं बताई हैं। अधिगम में व्यवहार को संभव बनाने के लिए अनुक्रियाओं का होना आवश्यक है। अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि होने पर व्यक्ति अनावश्यक अनुक्रियाएं का त्याग करते हुए केवल आवश्यक अनुक्रियाओं का चुनाव करता है। अधिगमकर्ता इन अनुक्रियाओं को तब तक करता रहता है जब तक कि उसके परिणामस्वरूप इच्छित पुरस्कार नहीं मिल जाता है। सीखने में प्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। अधिगम प्रक्रिया में कई प्रकार के अवरोधक आते हैं, किंतु व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति तथा इस प्रक्रिया को जारी रखता है। अधिगम बाहरी या आंतरिक उद्दीपकों पर निर्भर करता है। अधिगम सीखने के प्रमुख प्रकार। सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार के होते हैं। गत्यात्मक अधिगम। जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, या हम इसे पेशी अधिगम भी कह सकते हैं। इसे कर्मेंद्रिय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, कामक अधिगम, मूर्त अधिगम या यांत्रिक अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। साइकिल चलाना, पियानो बजाना, क्रिकेट खेलना, टाइप करना आदि। संज्ञानवादी अधिगम ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए या अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से जाना जाता है।
निबंध लिखना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, चिंतन करना, योजना बनाना, भाषण देना आदि। एक व्यक्ति का कंप्यूटर पर टाइपिंग करना गद्यात्मक अधिगम दर्शाता है तथा कंप्यूटर में डाटा की अकाउंट्स की जानकारी संज्ञानात्मक अधिगम को दर्शाती है। जब व्यक्ति किसी खाली जगह के लिए मकान का निर्माण करवाने से पहले इंजीनियर के पास जाता है तो उस जगह के लिए मकान का नक्शा तैयार करवाता है। इंजीनियर का यह कार्य संज्ञानवादी अधिगम होगा और इस नक्शे को देखकर कारीगर मकान का निर्माण करेगा। उस कारीगर का यह कार्य गद्यात्मक अधिगम कहलाएगा। डेविड ऊसबेल के ने 1968 ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 अधिकरण सीखना, अन्वेषण सीखना और रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिकी। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। रॉबर्ट गेने 1965 में नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जो कि एक पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया तथा सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान अधिगम स्तर बताया। गेने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए एक सोपानिकी के रूप में प्रस्तुत किया। तो नंबर 1 है सांकेतिक सीखना और दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना और तीसरा है सरल श्रृंखला का सीखना और चौथा है शाब्दिक साक्षर सीखना, पांचवा है विभेदीकरण सीखना, छठवां है संप्रत्यय द्वारा सीखना और सातवां है नियम सीखना और आठवां है समस्या समाधान सीखना। पहला है सांकेतिक सीखना। यह अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर होता है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे अध्यापक द्वारा बालक को सड़क की लाल, हरी, पीली, नीली बत्ती के बारे में समझाना। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इसी स्तर पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। किसी उद्दीपक के प्रतिक्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। यह सीखने में बहुत सहायक होता है। बालक के गृहकार न करने पर उसे चॉकलेट उद्दीपक दिखाकर बालक से उस गृहकार या अनुक्रिया करवाना। तीसरा है सरल श्रृंखला का सीखना। यहाँ कहने का सरल श्रृंखला को तात्पर्य एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया से बताया गया है। एक बालक ने साइकिल सीखी और मोटरसाइकिल सीखी और फिर कार चलाना सीखा, तबला बजाना, पियानो बजाना, गिटार बजाना आदि सीखा। शाब्दिक साक्षर सीखना। इस अधिगम के प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है। कविता, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना आदि। विभेदीकरण सीखना। जब बच्चा श्रृंखला में सीख जाता है तब शब्दों की जानकारी हो जाती है तो वस्तुओं में भेद करना भी सीख जाता है। अर्थात इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। आकृतियों में अंतर करना सीखना। आकृतियों में अंतर यानी त्रिभुज आयत में अंतर करना सीखना। छठवां है संप्रत्यय सीखना। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है। जैसे माँ ने कहा शेर तेज आवाज़ करता है तब तथा जंगल में रहता है, वह बहुत ही खूंखार होता है, तो बालक वैसी ही मस्तिष्क में उसकी संरचना बना लेता है। सातवां है नियम सीखना। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है तथा वह नियमों को भी सीख लेता है। जैसे बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना। आठवां है समस्या समाधान सीखना। जब बालक नियमों को समझने लग जाता है तो उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी आ जाता है। ज्ञानी द्वारा बताए गए अधिगम की सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था होती है। जैसे ज्ञानी की सोपानिकी एक बच्चे को अधिगम करवाने के लिए सबसे पहले संकेत देते हैं। अब वह बालक उस पर अनुक्रिया कर देगा, फिर वह उससे संबंधित चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा। श्रृंखला बनाकर अध्यापक को उसके बारे में शब्दों के माध्यम से बताएगा और अब वह अपने तथ्यों में अंतर करके विभेद करेगा। विभेद करने के पश्चात स्वयं का एक संप्रत्यय बनाएगा और नियम निकालेगा। जैसे ही नियम निकला तो समस्या समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अधिगम के अनुक्षेत्र। अधिगम के निम्न अनुक्षेत्र B.S. ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं जैसे सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना, नियमीकरण करना, निष्कर्ष निकालना आदि आते हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। दूसरा क्रियात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कामक, क्रियात्मक एवं मनोशारीरिक व्यवहार क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, उतरना, नृत्य करना, कूदना, संगीत बनाना, खाना बनाना, तोड़ना, मोड़ना, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि आते हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बालक का समुचित कामक, क्रियात्मक तथा शारीरिक विकास करना होता है। तीसरा है भावात्मक अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के में हृदय द्वारा अनुभूति की जाने वाली जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, क्रोधित होना, डरना, सहमना, उदासीन दृष्टिकोण, विभिन्नता की अरुचियाँ, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अनुभूतियाँ शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य आगे चलकर बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मकता परिपक्वता विकसित करना।
बच्चे कैसे सीखते हैं? सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है तथा विभिन्न सोपानों से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है। नंबर 1 है अभिप्रेरणा, दूसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा है बाधाएं, चौथा है पुनर्वलन, पांचवा है अनुभवों का संग्रहण, छठवां है लक्ष्य। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में एम से मोटिवेशन यानी प्रेरणा, अभिप्रेरणा, पी से पर्सन यानी मनुष्य प्रणाली, VR से वायरस रिस्पॉन्सियंस विभिन्न अनुक्रियाएं, अगला है बी से बैरियर यानी कठिनाइयाँ एवं बाधाएं, और CR से करेक्ट रिस्पॉन्स यानी सही अनुक्रियाएं, फीडबैक पुनर्वलन प्रबलन, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, और गोल मतलब लक्ष्य होता है। निष्कर्ष, व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया के लिए सावधान प्रेरणा जागृत होती है। फिर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है तथा तो रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है, जिसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। कई क्रियाएं करने के बाद एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा को दूर किया जाता है। यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पुनर्वलन प्रदान करती है, जिससे वह अपने अनुभवों को संगठित करते हुए आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उदाहरण, एक विद्यार्थी का सपना अध्यापक बनना होता है। वह परीक्षा भी देता है परंतु उसमें असफल हो जाता है। फिर दोबारा अच्छे से तैयारी करता है और विभिन्न तरह की शिक्षण सामग्रियों, अलग अलग नोट्स, बुक आदि का प्रयोग करके तैयारी करता है, और इस बार वह अपनी कड़ी मेहनत में से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, एक विद्यार्थी बास्केटबॉल टीम में शामिल होना चाहता है क्योंकि इसको खेलने में बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उस टीम में उसकी रुचि अभिरुचि के अनुसार उसे खेलने का अवसर भी मिलता है तथा वह टीम में शामिल होकर पूरी तरह से मोटिवेट होता है तथा अपना लक्ष्य बना लेता है। लेकिन खेल खेलते समय उसका निशाना प्रायः चूक जाता है, जिसमें वह साथी खिलाड़ियों के साथ ठीक प्रकार से तालमेल नहीं बैठा पाता है। उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तथा अध्यापक भी उसे टीम से बाहर निकाल देता है। वह दिन रात अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी उस कमी को पूरी कर लेता है और अंत में टीम में शामिल हो जाता है। स्मिथ के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के 3 सोपान बताए गए हैं। नंबर 1 है अभिप्रेरक या चालक। यह व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करता है तथा क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य। व्यक्ति के लक्ष्य जितने स्पष्ट होते हैं उनमें सीखने की अभिलाषा उतनी ही प्रबल होती है। तीसरा है रुकावट, बाधा, कठिनाई। यदि किसी प्रकार में रुकावट या बाधा न हो तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन व नवीन ज्ञान की आकांक्षा नहीं होगी। अगला है अधिगम प्रभावित करने वाले कारक तत्व। स्टीफेंस के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन होते हैं उनमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बहुत से तत्वों से प्रभावित होता है जो इस प्रकार है। नंबर 1 है सीखने की इच्छा। बालकों में किसी बात को सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उसे अतिशीघ्र सीख लेता है तथा जिस विषय सामग्री को सीखने की इच्छा नहीं होती है तो उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय उनकी रुचि एवं जिज्ञासा का ध्यान रखना चाहिए। प्रेरणा, स्किनर ने यह सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। प्रेरणा के आंतरिक कारक है। सीखने में प्रेरणा का साधन महत्वपूर्ण है। प्रेरणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंद्विता से बालक के सीखने में तेजी तथा मजबूती आ जाती है। विषय सामग्री, सीखने की प्रक्रिया पर विषय सामग्री पर का बहुत प्रभाव पड़ता है। कठिन तथा अर्थहीन सामग्री ही अपेक्षा सरल एवं अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्र और सरलता से ली जाती है। इसी प्रकार बालकों के लिए विषय सामग्री अनियोजित न होकर नियोजित होकर अर्थात कठिन से सरल न होकर सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। अगला है शिक्षण विधि। सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने की शिक्षण विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है और सीखना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धतियों करके सीखने का अत्यधिक उपयुक्त होता करते हैं। बुद्धि या स्मरण शक्ति। अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा किसी विषय को जल्दी सीख लेता है। परिपक्वता। बेहसल ने जीवन चक्र के जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहा है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि से परिपक्व बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शरीर से स्वस्थ बालक रोगी बालक की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है, क्योंकि रोगी बालक सीखने में ना तो रुचि लेता है और ना ही उसका शरीर साथ देता है। मिल्टन ने शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियों को अधिगम का प्रवेश द्वार कहा है। रुग्णता में ज्ञानेंद्रियों से सीखने की क्षमता का विघटन हो जाता है। सीखने का समय एवं थकान। सीखने का समय भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रायः जब बच्चे पाठशाला जाते हैं तो उनमें उत्साह तथा स्फूर्ति होती है, इसलिए विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाएं कठिन विषयों में लगाई जाती हैं जिससे वह उन विषयों को जल्दी सीख लेते हैं। वह धीरे धीरे बाद के कालांशों समय में सीखने की गति धीमी पड़ जाती है।
अगला है वातावरण। यदि बालक का सीखने का स्थान शांत, प्रकाश युक्त तथा अच्छी हवा युक्त हो तो बालक में के सीखने की गति तेज आ जाती है। अगला है सामाजिक कारक। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस सीखने की प्रक्रिया के सदैव किसी न किसी समाज में रहकर ही पूर्ण होती है। समाज के सदस्यों के व्यवहार का अनुकरण करके बालक सामाजिक शिक्षा प्राप्त करता है। अगला है परिपक्वता। गैसल का विचार है कि आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे स्वभाव को परिपक्वता कहते हैं। गेट्स और जर्सिल्ड का विचार है परिपक्वता वह वृद्धि है जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से रहती है या तो उत्तेजना की विशिष्ट स्थितियों में जैसे प्रशिक्षण से होती है। हर्लॉक के अनुसार विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक व सांस्कृतिक बलों की अंतक्रिया पर निर्भर होती है। परिपक्वता अधिगम के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। हिलगार्ड ने विकास में अधिगम व परिपक्वता को व्यवहारिक जोड़े के समान साथ साथ चलने वाला कारक बताया है। परिपक्वता का अध्ययन गैसल ने किया तथा थॉमसन, हिलगार्ड, गुडएनफ व मेकाग्रा ने भी इसका अध्ययन किया। हिलगार्ड ने बताया कि परिपक्वता के अभाव में अभ्यास व्यर्थ है। गुडएनफ ने बताया कि संवेगों का विकास परिपक्वता से प्रभावित होता है। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंत संबंधित है, दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इसके संबंध में विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में परिपक्वता के अर्थों पर विचार करते हैं। परिपक्वता की विशेषता। परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण बेकार है या अधिगम कौशल के लिए अनिवार्य है। यह स्वचालित प्रक्रिया है। अधिगम एवं प्रक्रिया में अंतर। अधिगम और परिपक्वता। अधिगम है अनुभव अर्जित और अभ्यास से प्रेरित होता है। प्रेरणा जरूरी होता है। मनुशारीरिक होता है। बाह्य होता है और सभी में अलग अलग होता है और व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। वातावरण पर आधारित होता है। जन्म से मृत्यु तक का उदाहरण जैसे विद्यालय जाना और पढ़ना लिखना, सिलाई सीखना, नैतिकता की बातें सीखना, बालक का तैरना सीखना इत्यादि। जैसे परिपक्वता में जन्मजात होती है। परिपक्वता और अभ्यास से आप प्रभावित होता है। प्रेरणा जरूरी नहीं होती है। परिपक्वता में शारीरिक होता है और आंतरिक होता है और सभी में समान होता है। प्रजातीय प्रक्रिया होती है। वंशानुक्रम पर आधारित होता है। निश्चित समय तक ही रहती है और उदाहरण जैसे घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, आ बोलना इत्यादि। वातावरण में परिपक्वता और अधिगम का अंतर संबंध होता है। अगला है रटना और सीखने में अंतर। रटना इसे हम बैंकिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत बता देना रटने के अंतर्गत शामिल है। कुछ छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर छात्र इन तथ्यों को बताता है। सीखना इसमें इसे हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखने में तर्क वितर्क और सोचने समझने की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों का सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीमी गति से सीखने के इस नज़रिए को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। अधिगम के प्रतिमान। अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरलतम क्रियाओं द्वारा या कुछ विधियों को जटिल क्रियाओं द्वारा सीखने के काम में लेते हैं। अधिगम की सरलतम विधि द्वारा सीखना जो साक्षर पर आधारित होता है यह अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन में दो प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं। नंबर एक प्राचीन अनुबंधन, दूसरा है क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। इसके अतिरिक्त प्रेरणात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम और वाचिक अधिगम और संप्रत्यय अधिगम एवं कौशल अधिगम होते हैं। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत। बालक जब पैदा होता है तब टेबुलर आशा खाली स्लेट के समान होता है। सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य विभिन्न पुनर्बलन की सहायता से किए गए अनुबंधन का परिणाम है। व्यवहारवादी विचारधारा मानती है कि वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार अध्यापक उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है तथा शिक्षण को अपने अनुसार प्रभावी बना सकता है। व्यवहारवादी आंतरिक मानसिक क्रिया को स्वीकार नहीं करते तथा उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। जे.बी. वॉटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान में क्रांतिकारी विचार रखे हैं। व्यवहार के अध्ययन की पद्धति के रूप में व्यवहारवाद अपना ध्यान पूर्णतः प्रत्यक्ष अथवा प्रेक्षणीय व्यवहार पर केंद्रित करता है। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत यानी पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 31 अगस्त 1874 से और 9 अगस्त 1949 थॉर्नडाइक ने 1898 में PhD शोध प्रबंध शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। इन्होंने निम्न पुस्तकें द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और फंडामेंटल ऑफ लर्निंग और द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर लिखी।
वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी एसार सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्रणाली के समक्ष उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जो जिसके कारण अनुक्रिया की जाती है। दूसरे शब्दों में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या एसार कहते हैं। इस बंधनों के बनने की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है। परिणामों की संतुष्टि से यह बंधन सुदृढ़ हो जाता है तथा इस परिणामों के संतोषप्रद न होने पर यह बंधन कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों यानी एसार बॉन्ड्स का बनना ही सीखना है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का या बंध के सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे आवृत्ति का सिद्धांत या प्रत्न भूल का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अधिगम इस सिद्धांत को ही परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, अर्जुनावाद का सिद्धांत या हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ उपाय किया जाता है। जो प्राय सफल नहीं होता है फिर दूसरा उपाय करके मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुँच जाता है। अगला है उद्दीपक। वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, लक्ष्य। अनुक्रिया उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है, जैसे भोजन को खाना, पानी पीना आदि। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा इन्होंने बिल्लियों, चूहों, मछलियों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के उपरांत सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसार थ्योरी का सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक का प्रमुख प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाज़ा एक लीवर को दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर एक तसरी में खाना, मांस का अंश इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली खाने को देख व सूंघ कर सके तथा खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करे। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाई। अपने पंजों व मुँह से पिंजरे की छड़ों तथा डोरी को खींचा व काटने का प्रयास किया तथा अंत में वह अनजाने में ही लीवर को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने बाहर आकर भोजन खा लिया। और थॉर्नडाइक ने शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। इस प्रकार बिल्ली पहले से थोड़ा जल्दी लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी है तथा शीघ्रता से लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई है। तो उसने बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलना सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच एक बंध बन गया है। थॉर्नडाइक के प्रयोग का रेखा चित्रीय निरूपण होता है। ये समस्या का बॉक्स होता है और ये दरवाज़ा होता है। यहाँ पर ये मांस का टुकड़ा रखा है, चटकनी है यहाँ पर, और ये बिल्ली है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया तथा सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। नंबर 1 है बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक होता है। बिल्ली को भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है और जो पुनर्वरण का कार्य कर सके। दूसरे शब्दों में सीखने के लिए पुनर्वरण केंद्रीय तत्व तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया एसार बॉन्ड को सुदृढ़ करता है। पिंजरे की बंद भूखी बिल्ली का पिंजरे का बाहर भोजन। अब नंबर 1 जैसे R1 में है बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद बचाना। R2 में बिल्ली के द्वारा पिंजरे को सलाखों को हिलाना। तीसरा R3 में बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश। R4 है बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। तो एसार बंधन उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बना होता है। प्रयोग के चरण। वह प्रयोग 3 चरणों में बताता है, प्रयास करना और सफल होना, और तीसरा फिर प्रयास करना जब तक कि सफलता नहीं मिलती। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। नंबर 1 तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी को कार्य करने के लिए तैयार करते हैं या तत्पर होते हैं तो हमें उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना। 1935 में थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक द फिजिकोलॉजी ऑफ इवेंट्स इंटरेस्ट
एंड एंटीट्यूड्स में तत्परता के स्थान पर आवश्यकता, रुचि और अभिवृत्तियों पर बल दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे देखा जाए तो एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तो सभी तालाब से पानी गिरेगा। दूसरा उदाहरण, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से जब तक उस खेल को खेलने के लिए तत्पर नहीं होता तब तक वह क्रिकेट नहीं खेल सकता। परीक्षा की बुक्स काफ़ी सारी रखी हैं, वैकेंसी आ गई, सब पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन बालक बुक्स को खोलकर पढ़ता नहीं, क्योंकि अभी वह पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है। एक या दो वर्ष का बालक एक या दो वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। इसे उपयोग व अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम का अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं के चारों ओर का चबूतरा पर बार बार रस्सी के आ जाने से निशान पड़ जाता है। जैसे एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वह पास वाले से बात भी करता है और ब्रेक गियर आदि का भी सही उपयोग करके गाड़ी को भी सही से चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना, अध्यापक के कहने पर अपने आप कविता को सुनाना आदि अभ्यास द्वारा सीखना होता है। तीसरा है प्रभाव व परिणाम का नियम। तो इस सिद्धांत को संतोष का नियम भी कहते हैं, प्रसन्नता या दुख का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। पार्सवन के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, तब सीखने से संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसे छात्र गहन अध्ययन कर सफलता प्राप्त करने के लिए बना करता है, जिसका परिणाम दुखद हो तो उसमें व्यक्ति रुचि भी कम कर लेता है। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा, और यदि वह अधिगम के बाद सुस्त या निराश दिखाई देता है तो अधिगम अप्रभावी होगा। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता है। तो उदाहरण दूसरे, एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके माता पिता को उसके कोई उपहार जैसे साइकिल दिलवा देना या बालक प्रसन्न होता है, और कम अंक आने पर माँ की डांट सुनने से दुखी होता है। अगला टॉपिक है हमारा सीखने के अन्य गौण नियम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको।